अल्केन्स के बारे बेटे हमने देखा था इनका इंट्रोडक्शन कि ये क्या थे। कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद था? सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ये भी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, ये साइक्लिक हो सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। इनकी दूसरी अहम बात, दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? दे आर लेस रिएक्टिव। इनकी चारों वैलेंसियाँ कार्बन एटम की फुली सेटिस्फाइड होती हैं। इनको किसी और एटम की ज़रूरत नहीं होती। हाइड्रोजन उतरेगा तो कोई नया एटम आके जुड़ेगा, तो इसलिए ये जो हैं पैराफिन्स कहलाते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। फिर हमने देखी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, इनके सोर्सेज कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। मेन सोर्सेज बेटे इनकी वही डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है कि जब पौधे जानदार डेड हो जाते हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो फिर ये नेचुरल गैस की सूरत में, पेट्रोलियम की सूरत में, क्रूड ऑयल की सूरत में ये हासिल होते हैं, जिनसे इनके फ्रैक्शंस जो हैं वो हम अलहदा कर लेते हैं। इसके अलावा सीवेज गैस, गोबर गैस, मार्श गैस, ये उनके अंदर भी पाए जाते हैं। आज है बेटे इनकी प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम तैयार कैसे कर सकते हैं? वैसे तो इनको बेटे तैयार करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन आपके लेवल पर दो तरीक़ेकार बताए गए हैं। पहला तरीका है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। हैलोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब बेटे ये जो वर्ड है हाइड्रोजिनेशन, इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड की जाएगी। मॉलिक्यूलर से मुराद जब वो H2 की सूरत में मौजूद है। अगर यहाँ पे DE का वर्ड इस्तेमाल होता, डी हाइड्रोजिनेशन, तो इसका मतलब था इसमें से हाइड्रोजन निकालना। DE का मतलब महरूम करना होता। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन ऐड करना, डीहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन निकालना। अच्छा जी, अब हमने कहा एडिशन की जाती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की अल्कीन में या अल्काइंस में। अब इसमें दो कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं। इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। निकल को जब हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हम 250 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर देंगे, मतलब यहाँ तक हीट अप करेंगे, तो फिर हाइड्रोजिनेशन होगी। अगर हम प्लैटिनम या प्लेडियम ये इस्तेमाल करते हैं, तो फिर यही रिएक्शन हमारा रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। फिर यही रिएक्शन हमारा रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। फिर हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये जितनी हमने बचत टेम्परेचर दे के करनी है, उतनी की हम सस्ता कैटालिस्ट इस्तेमाल करके बचत कर सकते हैं। मतलब आलमोस्ट कॉस्ट एक जैसी ही पड़ेगी, शायद ये थोड़ा महंगा बढ़ जाए, क्योंकि प्लैटिनम और प्लैडियम बजाते खुद महंगी धातें हैं। निकल इनकी निस्बत ज़रा सस्ती धात है। अब रिएक्शन कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे हमारे पास CH2 इथीन है। अब इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ऐड करेंगे। अगर हम निकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर देंगे 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम प्लैटिनम या प्लेडियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये रूम टेम्परेचर पर। अब इन दोनों में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा, और जो बचा था हाइड्रोजन वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा। अब ये वैलेंसी 5 तो नहीं हो सकती, ये डबल बॉन्ड इसका
ख़त्म हो जाएगा, इसमें अब सिंगल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH3। इथीन थी हमारे पास, इथेन में तब्दील होगी। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के आपको समझाऊं, CH डबल बॉन्ड CH CH, 4 वैलेंसी पूरी इस कार्बन की। इस कार्बन को देखिए हम, इसकी 4 वैलेंसी पूरी। जब हाइड्रोजन आएगी हमारे पास इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो, ये हाइड्रोजन ऐड होंगे उन कार्बन के साथ जिनके दरमियान डबल बॉन्ड। अब CH, अब एक H जो है इस हाइड्रोजन से आगे, अब ये सिंगल बॉन्ड आएगा, 4 पूरी होगी वैलेंसी इसकी। इसी तरह दूसरे के साथ ये नया H आ गया, ये पहले से मौजूद H, ये हमारे पास इथेन में तब्दील होगी। इसी तरह अगर हम ब्यूटीन लेंगे, वो ब्यूटेन में तब्दील हो जाएगी। जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, उन्हीं 2 कार्बन के दरमियान वो। इसी तरह अगर हम एसिटाइलिन ले, तो उनमें पहली बार CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, आफ्टर रिएक्शन हम प्लाटिनम या प्लाडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर रिएक्शन पहली दफ़ा ये तब्दील होंगे, अब ये दोबारा इस रिएक्शन में जाएंगे और हमारे पास अल्केन्स में तब्दील हो जाएंगे। दूसरा बेटे तरीक़ाकार इसका, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से मुराद, पहली बात यह कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स बेटे कि अल्काइल रेडिकल के साथ कोई हैलोजन लगाओ, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल फ्लोराइड, मतलब कोई भी वो अल्काइल रेडिकल हो सकता है। अब इनके साथ रिएक्ट करेगी नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन से मुराद, अब ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं है, ये एटॉमिक हालत में हाइड्रोजन है, जो अभी ताज़ा पैदा हुई है, जो अभी ताज़ा पैदा हुई है। वो आपस में मिलके अभी मॉलिक्यूल नहीं बनाए उन्होंने, एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है। वो हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगी। ये हाइड्रोजन आएगी कहाँ से? ये हाइड्रोजन आएगी, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि जब मॉडरेट मेटल्स वीक एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस खारिज करती हैं। जब ये जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन साल्ट बनता था और साथ हाइड्रोजन गैस, ये वहाँ से आएगी। अब इन दो में से एक हाइड्रोजन किसके साथ मिला? ये क्या बन गया? अब एक हाइड्रोजन जहाँ से क्लोरीन उतरा है, इसमें से एक बचा था, वो इसके साथ जुड़ गया, CH4। क्लोरोमीथेन से या मीथेन क्लोराइड से हमारे पास क्या बन गया? मीथेन बन गई और साथ HCl बन गया। अब इसी तरह दूसरे रिएक्शन की तरफ अगर हम आएँ, नेसेंट हाइड्रोजन हमारे उसी तरीके से पैदा होगी, जिंक और डाइल्यूट HCl, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिला, ये क्या बन गया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, प्लस जहाँ से वो
उतरा है हैलोजन, वहाँ पर वो हाइड्रोजन ऐड हो गया, CH3 CH3, हमारे पास इथेन बन गया। मुश्किल एक बात। दूसरी बात, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, 9th वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या कहा था, रिडक्शन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट बेटे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटे हम किन्हें कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जिनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती हैं वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इनमें हमने ये देखना, ये दिखने में कैसी, ये छूने में कैसी, इनकी स्टेट ऑफ मैटर कैसी, ये वो सारी बातें जो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही होती। अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ सीरीज आर गैसेस। ये पहले भी हम पढ़ चुके कि इट फॉर्म सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अब इनकी सीरीज को ये बेटे अल्केन्स भी बनाती हैं, अल्कीन्स भी बनाती हैं, अल्काइंस भी बनाती हैं। इन सीरीज को हम क्या नाम दे देते हैं? होमोलोगस सीरीज। अच्छा, जो पहले 5 मेंबर हैं, फर्स्ट 5 मेंबर्स, वो किस स्टेट में होंगे? गैसेस होंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होंगे। इससे आगे कंसिस्टिंग ऑफ C5 to C10 आर लिक्विड्स, जिनमें कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक होंगे। ये किस हालत में होंगे? लिक्विड हालत में। और जो इससे ज़्यादा कार्बन रख रहे होंगे वो सॉलिड बनने शुरू हो जाएंगे, और जिसमें कार्बन 20 तक होंगे वो पेट सॉलिड होंगे। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर नॉन पोलर, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? कोवलेंट बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ना पार्शियल है ना कंप्लीट है, इसलिए ये पोलर नहीं है। इसीलिए ये नॉन पोलर होने की वजह से इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। पेट्रोल पानी में हल होता है, मट्टी का तेल पानी में हल होता है, ईथर पानी में हल होता है? नहीं होते। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे? बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, उनमें ये हल होंगे। अच्छा जी, द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर। मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, अब उससे नीचे लिक्विड, उससे नीचे सॉलिड। इसका मतलब उनकी डेंसिटी बढ़ रही है तो उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही।
The melting and boiling points of alkane increases regularly with the increase of molecular size. This is because of increase of attractive forces between the molecules of alkane. कि इनके melting points and boiling points increase with increase in मॉलिक्यूलर साइज भी आप कह सकते हो, कार्बन नंबर भी आप कह सकते हो। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान बढ़ती जाएंगी इट मींस उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस। ये बात हम इधर भी डिस्कस कर चुके हैं। become more viscous as carbon number increases। पहले कुछ मेंबर गैसेस, फिर लिक्विड, फिर उससे गाढ़े लिक्विड। विस्कस का मतलब क्या होता है? बह सकने वाला लिक्विड। अच्छा जी। Alkanes become less flammable, more difficult to burn with the increase of molecular size। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा more difficult to burn as molecular size increases। ऊपर से नीचे की तरफ शुरू हो तो सबसे ज़्यादा गैस मीथेन ये जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हैं बाकी सारे, वो मिट्टी का तेल, पेट्रोल, वो उसके बाद हैं सारे जलाए जाने वाले ज़रिए। तो दे बिकम लेस फ्लेमेबल एज द कार्बन नंबर इंक्रीजेस। अल्केन्स में बेटे हमने जो पढ़ लिया वो इनके सोर्सेस, इनकी प्रेपरेशंस, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और आज है टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। बेटे एज वी नो कि जो हमारे अल्केन्स हैं दे आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से या हाइड्रोकार्बन से मुराद इनकी चारों वैलेंसियाँ चार अलग-अलग तौर पर सेटिस्फाइड हैं, इसलिए ये अमूमन रिएक्ट नहीं करते। इनको रिएक्ट करवाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करते हैं। अब इनके दो जो हैं वो आप कह लें आम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन से मुराद एडिशन ऑफ हेलोजन। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह का इसमें दाखिल करना। अब इनमें ये एडिशन रिएक्शन नहीं होता, इनमें जो रिएक्शन की किस्म होती है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूंकि बेटे ये सैचुरेटेड है तो इनमें मौजूद हाइड्रोजन जो है एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये तबादला हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुई है।
कोई नई शय ऐड नहीं होती। अब जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो अगर तो इसको रिएक्ट करवाया जाए ब्राइट सनलाइट में, तेज धूप के अंदर, तो फिर ये धमाका खेज रिएक्शन होता है और कार्बन प्रोड्यूस होती है सर, एक्सप्लोसिव होता है और साथ कार्बन पैदा होती है। CH4 plus 2Cl2 in the presence of bright sunlight, it will produce 4HCl plus कार्बन, और कार्बन का पैदा होना उस जगह को ब्लैक कर देता है। अच्छा जी, अब यही मीथेन जब डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्ट करती है तब एक सीरीज में रिएक्शन होते हैं, स्लो होते हैं और सीरीज में होते हैं। हमने चूंकि कहा ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं, ये CH4 प्लस Cl2, अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन उतरेगा, एक क्लोरीन यहाँ से इसके साथ लग जाएगा, ये बन गया हमारे पास CH3Cl प्लस HCl। अब ये जो हमारे पास CH3Cl बना क्लोरोमीथेन, ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब दूसरा हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl, डाइक्लोरोमीथेन। फिर CH2Cl2 प्लस Cl2, अब तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एक क्लोरीन के साथ, ये हमारे पास बन गया CHCl3 प्लस HCl, ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर ये ट्राइक्लोरोमीथेन CH3Cl3 Cl2 CCl4 प्लस HCl, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब ये एक सीरीज में रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन किस सूरत में हो रहे हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये जैसी अब सूरज की रोशनी, मध्यम थोड़ी। अच्छा जी, अब अगर नो सनलाइट हो, डार्क हो, देन देयर विल बी नो रिएक्शन, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा, फिर हेलोजिनेशन नहीं होगी। दूसरा बेटे अहम इसका रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कंबस्चन। कंबस्चन से मुराद जलना। आपको पता है मीथेन जो है सुई गैस के तौर पर हमारे घरों में एक डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर जलाई जाती है। जब ये जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल प्रोड्यूस हीट। तो तब ये क्या पैदा करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और साथ हीट प्रोड्यूस होगी। CH4 प्लस 2O2 इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। और वो हीट जो है वो हमारे कुकिंग पर्पसेस के लिए एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब यही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन
इसको जलाएं, देन ये 7 कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड 3CH4 प्लस 4O2 आफ्टर रिएक्शन। अब 2CO 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस 6H2O। अब दिखने में क्या लग रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा ही है कि यहाँ पे हमने 2 इस्तेमाल किए मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम 4 कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इसकी रेशो देखो। यहाँ पर एक आपके मॉलिक्यूल को मीथेन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? 3 को 4 मिल रहे हैं, तो पहले की निस्बत सप्लाई जो है वो कम हुई है। ये बैलेंस करने के लिए इक्वेशन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए। अब ये जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज कॉल्ड हिडन एनिमी ऑफ ह्यूमन। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है जब लिमिटेड सप्लाई में ये हमारी मीथेन जलती है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ये सांस के ज़रिए हमारे सांस में रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल हो गई। अब जिस जगह पर ऑक्सीजन ने बाइंड करना था वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन को वहाँ पे जुड़ने नहीं देती। मौजूद फेफड़ों में ऑक्सीजन मौजूद होने के बावजूद उसको वहाँ पे ये नहीं जुड़ने देती, इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। अब जहाँ पर ऑक्सीजन ने शिफ्ट होना था, ट्रांसपोर्ट होना था, वहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़े बहुत अरसे के लिए बर्दाश्त हो सकती है, फॉर एन इंस्टेंस, थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा देर के लिए ऐसा होगा तो दम घुटने से मौत वाक़ई हो जाती है। सर्दियों के दिनों में अमूमन आप न्यूज़ चैनल में या अपने इर्द गिर्द देखते हो, रात को हीटर चला के सोए थे लेकिन सुबह उठ नहीं पाए। जितने भी थे उन सब की डेथ हो चुकी होती है। वो ये है वो शय जिसकी वजह से वो डेथ होती है। होता क्या है, अमूमन सर्दियों में दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए जाते हैं, सर्दी से बचने के लिए हीटर चला लिया जाता है। अब पहले तो जितनी देर आप भी तब तक जाग रहे होते हो कि जब तक ऑक्सीजन मौजूद होती है वो जल जाती है सारी, आप भी सो गए, आपकी रेस्पिरेशन से मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड उस कमरे में जमा हो रही है, इसके जलने से भी ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन कौन सा होना शुरू हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। अब जब उस कमरे में मौजूद ही कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो सारी की सारी अंदर जाती है, जिसकी वजह से दम घुटने से मौत वाक़ई हो जाती है। और इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हिडन एनिमी, और इसीलिए कहा जाता है आपके चूल्हे वो बंद कमरों में नहीं जलने चाहिए, आपके गीज़र वो बंद जगहों पे नहीं चलने चाहिए, आपके हीटर वो मुकम्मल कमरा बंद करके नहीं चलना चाहिए। खुली जगह पे जहाँ पे उसको ऑक्सीजन और हीटर वगैरह के मुतल्लक तो ये एहतियात करना चाहिए कि आप सोते वक्त उसको बंद करके सोएं। इतनी हीट अप हो चुका होता है कमरा कि उसमें नींद अब सही तरीके से आ सकती है। वो फैशन को छोड़ देना कि सारी रात हमारा तो हीटर चलता है जी, वो फैशन जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा यूजेस ऑफ मीथेन।
सबसे पहला बेटे इसका यूज़ तो हम आम कि ये घरों में एक डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। दूसरा इसका अहम यूज़, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सीएनजी के तौर पे। किन में? गाड़ियों में, इंजन्स को चलाने के लिए, चूँकि ये हरारत पैदा करते हैं, हीट पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, तो वो इंजन्स को चलाने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। तीसरा इसका यूज़, दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल्स। ये बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होती है। लाइक आपकी कार्बन ब्लैक, मैं एक एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। कार्बन ब्लैक आपकी शू पॉलिश, ये जो जूतों पे पॉलिश लगाई जाती है, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। आपके प्रिंटर्स, उनके अंदर स्याही डलती है, इंक डलती है, टोनर जो होते हैं पाउडर से, वो इससे बनते हैं। आपके जो है रबर इंडस्ट्री, उसमें भी, रबर की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये जो मीथेन है वो इस्तेमाल होती है। यहाँ तक रख